हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं और क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। एंड ये चैप्टर पूरी अकाउंटिंग ऑफ क्लास 11th का लास्ट चैप्टर माना जाता है। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर जहां पर हमारे को पूरे साल भर में जो हमने अकाउंटिंग करी है किसी भी बिजनेस की, उसका एक नेट रिजल्ट मिलेगा। सो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ वेल डिफाइंड sequential activity which begins with journal, that is called journalizing process, ledger posting and preparation of trial balance. The next step in this process is the preparation of financial statements. तो आपको याद होगा जब मैंने आपको +1 की अकाउंटिंग स्टार्ट करवाई थी तो मैंने बोला था हर ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम एक जर्नल की किताब में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम जर्नलाइजिंग का प्रोसेस बोलते थे। जर्नल के बाद हर ट्रांजैक्शन को फिर हम उसके लेजर अकाउंट्स में लेके जाते थे, जिसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते थे। फिर हर लेजर की हम टोटलिंग और बैलेंसिंग करते थे। फिर जो लेजर के बैलेंसेस आते थे उनको यूज करके हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा जो मकसद था, जो हमारा पर्पस था, वो ये था कि वी वांटेड टू नो कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। और मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो हम ये मान सकते हैं कि अरिथमेटिकली हमने कुछ भी गलत अकाउंटिंग नहीं करी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि पूरे साल भर में जो हम जर्नल कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया है, उसके बाद क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, यानी कि हमारे को पूरे साल भर की अकाउंटिंग को क्लोज करना पड़ता है। अकाउंटिंग को क्लोज करने को ही हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स या क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि ये जो हम काम करने वाले हैं आज की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, इसका हमारे को ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, वो ये है कि वी वांटेड टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि पूरे साल भर में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है बिजनेस की, विच मीन्स हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर हमने कितना लॉस किया है, हम उसको ट्रू और फेयर व्यू में प्रेजेंट कर सके। एंड सेकेंड, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। एक है परफॉर्मेंस, एक है पोजीशन। आपको यहां पर बताना जरूरी है, परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट, यानी कि कितना नेट प्रॉफिट और कितना नेट लॉस हमारे बिजनेस ने पूरे साल भर में किया है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। और पोजीशन का मतलब है कि हमारे बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल कितना है एज ऑन द डेट ऑफ क्लोज ऑफ द बिजनेस। ठीक है। फॉर द पर्पस हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करने वाले हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम 3 तरह के काम करने वाले हैं। एक, हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, दूसरा हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, और तीसरा हमको बैलेंस शीट को बनाना होगा। एंड आपको ये याद रखना है कि जो ये ऑर्डर है, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट, यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। आप इस ऑर्डर को फ्लिप नहीं कर सकते। फर्स्ट ट्रेडिंग फॉलोड बाय अ P&L अकाउंट एंड देन अ बैलेंस शीट। ठीक है। तो आज की क्लास में हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है इसको समझना शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस पर वापस लेके जाता हूं। हमने जब अकाउंटिंग सीखी थी तो मैंने आपको बोला था कि एक होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को हम किसी भी डेट पर बना सकते हैं, पर इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या क्लोजिंग। इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे साल के आखिरी दिन में, विच मीन्स एज ऑन 31st मार्च ऑफ एनी ईयर। ठीक है, या 31 दिसंबर अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं तो हम उसका क्लोजिंग का डेट रखेंगे 31st ऑफ मार्च। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो हमने बहुत सारे अकाउंट्स लिखे थे जिनमें डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस थे। तो हमने यहाँ पर सारे लेजर अकाउंट्स लिखे थे,
और जिस जिसमें डेबिट का बैलेंस था हमने वो लिखा था, जिस जिसमें क्रेडिट का बैलेंस था हमने वो लिखा था, और हमने उसके बाद टोटल किया था। टोटल हमारा डेबिट का और क्रेडिट बैलेंसेस का जब मैच हो जाता था तो हम कहते थे कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, या फिर हम ये भी मान सकते थे कि हमने जर्नल और लेजर में कोई गलती नहीं करी है। ठीक है, हमने जब लेजर्स बनाए थे तो हमारा बेस था जर्नल का, यानी कि हमने जर्नल एंट्रीज को देखकर अपने लेजर्स बनाए थे। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया अपने लेजर्स के बेस पे, यानी कि हर लेजर को हमने टोटल बैलेंस किया और उनके जो बैलेंसेस थे डेबिट या क्रेडिट उसके बेस पे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो हमें बनाना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब जर्नल इज फॉलोड बाय लेजर, लेजर इज फॉलोड बाय ट्रायल बैलेंस, एंड इस ट्रायल बैलेंस को यूज करके ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला काम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, दूसरा काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, और तीसरा काम बैलेंस शीट बनाने का है। राइट, तो ये 3 काम हमको करने हैं, लेकिन ये तीनों करने के लिए हमारे को क्या चाहिए है, हमारे को एक ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, सो योर रिक्वायरमेंट इज अ करेक्ट मैच्ड ट्रायल बैलेंस। जब तक आपके पास एक सही और टैलीड ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है और ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, तो क्या हम इस ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करके ही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे? द आंसर इज यस, हम इसी को यूज करके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। अब कैसे बनाने वाले हैं इसको समझने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को पहले फिर से याद करते हैं। याद करो ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से लेजर अकाउंट्स आ सकते हैं या किस नेचर के लेजर अकाउंट्स आ सकते हैं। 3 तरह के लेजर अकाउंट्स हमने सीखे थे, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। इसका मतलब इस ट्रायल बैलेंस के अंदर रियल अकाउंट्स भी होंगे, इसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स भी होंगे और इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट्स भी होंगे। सो एक ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीनों प्रकार के आपके पास लेजर अकाउंट्स मिलेंगे। अगर हम रियल अकाउंट्स की बात करें तो रियल अकाउंट्स बेसिकली रिलेट करते हैं एसेट्स के साथ, यानी कि हर रियल अकाउंट एक एसेट होता है, जैसे कि कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो पर्सनल अकाउंट्स में मोटे तौर पर 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स हमने सीखे हैं। एक बिजनेसमैन होगा जिसके 2 अकाउंट्स आपने याद किए थे, एक कैपिटल अकाउंट और एक बिजनेसमैन का ड्राइंग्स अकाउंट। दोनों ही अकाउंट इस ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेंगे, कैपिटल क्रेडिट साइड पर और ड्राइंग्स डेबिट साइड पर। फिर जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनमें कुछ अकाउंट्स हमारे डेटर्स होंगे और कुछ अकाउंट्स हमारे क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है, कुछ लोगों से हमने पैसा लेना है, यानी कि हमने फ्यूचर में उनसे पैसा रिसीव करना है, और कुछ अकाउंट्स हमारे क्रेडिटर्स होंगे, यानी कि फ्यूचर में हमने उनको कुछ पेमेंट्स करनी होंगी। देन लास्ट कैटेगरी हमारे अकाउंट्स की होती है नॉमिनल अकाउंट्स। इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे और इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट्स 2 प्रकार के, एक्सपेंसेस और लॉसेस एक तरफ, इनकम्स और प्रॉफिट्स दूसरी तरफ। तो इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस को बनाते थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स को लिखते थे। अब जब आपके पास एक ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा तो उस ट्रायल बैलेंस का यूज करके हमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। पहला काम है ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग बनाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को कैसे यूज करने वाले हैं ये समझते हैं। तो फिर से हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सबसे पहले 6 चीजों को ढूंढना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको 6 आइटम्स या 6 अकाउंट्स को सर्च करना होगा। वो 6 कौन से होंगे? ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट,
और एक और होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा ट्रायल बैलेंस के फुटनोट में, वो ट्रायल बैलेंस से बाहर मिलता है। याद करो वो कौन सा अकाउंट था, वो था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस को यूज करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप उस ट्रायल बैलेंस में 6 आइटम्स या 6 अकाउंट्स को सर्च करना। सबसे पहले वो 6 कौन से हैं? स्टॉक से रिलेटेड है, बेसिकली गुड से रिलेटेड। एक है ओपनिंग स्टॉक, एक परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, और एक आपको अकाउंट मिलेगा जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। इन 6 लेजर अकाउंट्स का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, इसका मतलब ये भी टी फॉर्मेट का अकाउंट है। इसकी भी 2 साइड्स हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जो अभी आपने 6 लेजर अकाउंट्स ढूंढे हैं, उन 6 लेजर अकाउंट्स को हम इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालेंगे, 3 डेबिट साइड पर और 3 क्रेडिट साइड पर। देखो कैसे, यहां पर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज वैल्यू में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे और जो नेट आएगा उसको हम बाहर लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक को तो सीधा ही आप बाहर लिख सकते हो। तो 3 आपने डेबिट ऑफ ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। अब 3 चीजों को आप क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न। अगेन जैसे परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिखा है अंदर, वैसे ही सेल माइनस सेल रिटर्न लिखेंगे अंदर और इसका नेट रिजल्ट आएगा बाहर। ओपनिंग स्टॉक का उल्टा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, तो वो यहां पर हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। आ गए ये 6 आइटम्स। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। 6 आइटम्स आने के बाद वापस हम जाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस पर। ये 6 आइटम्स आपने डाल दी हैं ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब आपको वापस इस ट्रायल बैलेंस को चेक करना है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर अब आपको सिर्फ कौन से अकाउंट्स देखने हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए अब आपको कोई पर्सनल अकाउंट और कोई और रियल अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्या चाहिए? नॉमिनल अकाउंट्स। इसका मतलब यू विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में हमने बात करी एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस को थोड़ा और समझने का टाइम आ गया है। एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस के लिए 2 प्रकार के होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट नेचर के, जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट नेचर के, जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो 2 तरह के एक्सपेंसेस, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेबल टू योर बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो बिजनेस मैं चला रहा हूं, उस बिजनेस में मेरे कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेट करते हैं। एक समझने के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूं, हर वो एक्सपेंस जो बिजनेस अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड करता है, परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड करता है, फैक्ट्री में करता है, और इंपोर्ट से रिलेटेड करता है। यानी कि अगर आप मोटे तौर पर ये ढूंढ लो कि कौन सा एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कौन सा एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड है, कौन सा एक्सपेंस फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, और कौन सा एक्सपेंस हमारे इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो ये सभी एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट नेचर के होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन, परचेज, फैक्ट्री और इंपोर्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस में हो रहे हैं वो सभी
इनडायरेक्ट होंगे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट इन नेचर, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर किए जाते हैं वो सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू सेल्स, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस और फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये सारे इनडायरेक्ट कैटेगरी के होते हैं। अगर अभी भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का अंतर समझ नहीं आया तो एक और तरीके से समझो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिसके बिना बिजनेस करना नामुमकिन हो जाएगा, बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो एक्सपेंसेस बिजनेस कर रहा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अगर ये एक्सपेंसेस ना भी किए जाएं तब भी बिजनेस चल सकता है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिनको करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और अनअवॉइडेबल है। इसका मतलब ये एक्सपेंसेस आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक्सपेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं अगर फैक्ट्री का रेंट ना पे करूं तो मैं फैक्ट्री चला नहीं पाऊंगा। मेरी फैक्ट्री के अंदर अगर मैं अपने लेबर को वेजेस ना पे करूं तो वो लोग काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती, सामान की प्रोडक्शन नहीं होगी तो बेचेंगे कैसे, तो बिजनेस चल नहीं सकता। ठीक है, परचेज, अगर परचेज के साथ कोई रिलेटेड एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, राइट, अगर आप सामान को अपनी फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा भी नहीं दे सकते, फ्रेट भी नहीं दे सकते, तो इसका मतलब आपके पास वो सामान आएगा ही नहीं। अगर आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपकी शॉप में वो सामान ही नहीं आएगा तो आप बेचोगे क्या? इसका मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सेल, यू विल नॉट बी एबल टू रन योर बिजनेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरह से अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अवॉइडेबल हैं, यानी कि ये एक्सपेंस अगर बिजनेसमैन को नहीं भी करना तब भी उसका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने हर एक्सपेंस को इसी तरह से अपने दिमाग में डिवाइड करना है कि कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट हैं और कौन से एक्सपेंस इनडायरेक्ट हैं। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, परचेज, इंपोर्ट एंड फैक्ट्री। ये 4 तरह के खर्चे डायरेक्ट हैं और ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेंगे। इसका मतलब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को आपको कहां पर डालना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। और यहीं पे याद रख लो कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहां जाने वाले हैं? वो जाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। जाएंगे तो सारे के सारे डेबिट पर ही, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे ट्रेडिंग की डेबिट पर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएंगे पीएनएल की डेबिट पे। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस उठाकर हम कहां डालने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पर। तो यहां पर हम लिखेंगे टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक एक करके ऑर्डर में। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको आएंगे वो है वेजेस, यानी कि फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है उसकी तनख्वाह। फिर इसके अंदर आ सकता है फ्रेट इनवर्ड। याद है, फ्रेट इनवर्ड भी होता है, आउटवर्ड भी होता है। इनवर्ड होता है परचेज से रिलेटेड, आउटवर्ड होता है सेल से रिलेटेड, और परचेज वाला ही यहां पर लेना है। देन फ्रेट का ही छोटा भाई कैरेज इनवर्ड, ठीक है, ये खर्चा भी इधर आएगा। उसके बाद हर वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि फैक्ट्री में कंज्यूमेबल स्टोर है, फैक्ट्री की बिजली, फैक्ट्री का पानी, फैक्ट्री का पावर, कोल, कोक, तो फैक्ट्री और फैक्ट्री का रेंट भी, इनफैक्ट फैक्ट्री की इंश्योरेंस, एवरी एक्सपेंस दैट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, प्रोडक्शन, परचेज एंड इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? जब आप सामान बाहर से इंपोर्ट करते हो, आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर सरकार एक टैक्स लगाती है जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। अब जब तक आप इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करोगे तो आपका जो सामान है वो डॉक से छूटेगा नहीं, सरकार आपका वो सामान छोड़ेगी नहीं, और सामान ही नहीं छोड़ेगी तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको डालने। तो अब देखो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लगभग कंप्लीट हो चुका है। इस ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे जैसे मैंने किया। पहले आप इन 6 आइटम्स को सर्च करोगे और ट्रेडिंग अकाउंट में 3 डेबिट पर 3 क्रेडिट पर डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट पर डाल दोगे। खत्म हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या करेंगे सर? अब इसके बाद आप दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे। कुछ भी हो सकता है, डेबिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है और क्रेडिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट एंड बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंसेस और लॉस की साइड है और जो क्रेडिट साइड है ट्रेडिंग अकाउंट की वो इनकम और प्रॉफिट की साइड है। इसका मतलब जब आप इसका टोटल करोगे और क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, विच मीन्स द प्रॉफिट इज मोर देन योर एक्सपेंसेस और इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, तो नेट रिजल्ट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा आएगी तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसको हम यहां लिख देंगे। और अगर आपकी डेबिट साइड खर्चे की साइड आपकी इनकम की साइड से ज्यादा है तो आंसर विल बी ऑन दी क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है कि ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों एक ही वक्त नहीं आ सकते। आइदर इट विल रिजल्ट इनटू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही आने वाला है। और सर अगर दोनों साइड अपने आप ही टोटल हो जाए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, देन देयर विल बी नो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नो ग्रॉस लॉस। प्यार से हम इनको बोलते हैं जीपी एंड जीएल। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा सिंपल, दो पार्ट्स में बनाना है आपको। पहले आपको ट्रायल बैलेंस से 6 चीजें उठानी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न डेबिट पे डाल दो। फिर सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर तो नहीं मिलेगा, ट्रायल के बाहर मिलेगा, ठीक है। जब आप ये 6 आइटम्स को पहले डाल दोगे उसके बाद यू विल सर्च ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन योर ट्रायल बैलेंस। फिर एक एक करके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डाल देना। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल लगाना। अगर डिफरेंस डेबिट साइड पर आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो ग्रॉस लॉस। तो इस तरह से हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चेक कर लेते हैं सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पेपर में या क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखो तो फॉर्मेट अभी मैंने आपको जो कराया वही है। पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गए आपकी 6 आइटम्स, ठीक है। उसके बाद केवल और केवल आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। कैरेज इनवर्ड, परचेज का खर्चा, वेजेस, फैक्ट्री या फिर आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, फिर फ्रेट इनवर्ड, अगेन माल को बिजनेस के अंदर लाने का खर्चा, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट से रिलेटेड, फ्यूल एंड पावर ये फैक्ट्री में यूज होती है, कोल, कोक एंड वाटर अगेन फैक्ट्री का खर्चा, फिर बोलता है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस अगेन फैक्ट्री से रिलेटेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स अगेन दिस इज द आइटम्स व्हिच आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी फैक्ट्री का खर्चा। फिर कहता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कई बार आपको प्रोडक्शन करने के लिए किसी को लाइसेंस की रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है या लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। अगर आप नहीं दोगे तो आप वो प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन एक्सपेंस। और कहता है अन्य किसी प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपने मोटे तौर पर ये देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4 प्रकार के ही मिलेंगे आपको, प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड और इंपोर्ट से रिलेटेड। जब आप ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसके अंदर डाल दोगे फिर आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। जो डिफरेंस आएगा या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या वो ग्रॉस लॉस होगा और इन दोनों में से वो कोई एक ही होगा एक टाइम पर, ठीक है।
सो आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ आ गया। अब टाइम आ गया है कि हम कुछ क्वेश्चंस करें ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से रिलेटेड। सो लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। परचेज, सेल, कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड सैलरीज, परचेज रिटर्न, और ये स्टॉक दिया हुआ है। ये स्टॉक है 1 अप्रैल 2019 का और नीचे दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का स्टॉक। इसका मतलब ये है ओपनिंग स्टॉक और ये है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं पहले। फॉर्मेट तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ये हम कौन से साल के एंड में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे? हम बनाएंगे 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। जिस भी साल का आखिरी दिन होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट उस पूरे साल भर का बनता है। सो इट इज फॉर द ईयर एंडेड और इट इज फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है। तो जो भी साल होगा उसकी लास्ट डेट पर हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमने बोला था पहले 6 आइटम्स को ढूंढेंगे। तो सबसे पहली आइटम होती है 2 ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक दिया है हमारे को 16,200, वो लिख देंगे। देन 2 परचेज। क्या हमारे पास परचेज है? यस। हमारे पास परचेज रिटर्न है? यस। तो हम लिखेंगे 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेजेस कितनी है? 140, सो 1,40,000। ये आप इंटरनल कॉलम में लिखोगे और माइनस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न विच इज 2,800, ठीक है। सो 1,40,000 में से 2,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,37,200, ठीक। सो 3 आइटम्स ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न हमने डाल दी। अब हम क्रेडिट साइड पे डालेंगे बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न। सेल है हमारे पास 2,90,000 की और क्या हमको सेल रिटर्न दिया है? क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं है। तो इसका मतलब जिस क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं होगी तो आप या तो इसको 0 लिख के बाहर 2,90,000 कर देना, या फिर जिस क्वेश्चन में सेल रिटर्न है ही नहीं उस केस में आप ऐसा कुछ भी मत करना और आप डायरेक्टली ही जो सेल्स की वैल्यू है उसको बाहर लिख देना। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सेल माइनस सेल रिटर्न शो करना ही करना है। इफ इट इज नॉट देयर, सेल रिटर्न अगर नहीं है सवाल में तो लीव इट, आप सीधा सेल्स को भी लिख सकते हैं। और लास्ट में हमें लिखना होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 18,000 का, ठीक है। तो ये हमारी 6 आइटम्स हमने पहले ढूंढ ली। इसके बाद हमारे को यहां लिखने होते हैं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। अब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सर्च करो, कौन सा है डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पर लिखा है कैरेज इनवर्ड 12,000, तो यस ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम इसको यहां लिखेंगे 2 कैरेज इनवर्ड, ठीक है, 12,000। और एक और है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। 2 वेजेस एंड सैलरीज 25,400, ठीक है। अब आपको ये डाउट होगा सर वेजेस एंड सैलरीज का मतलब क्या है? देखो, जब लिखा हो वेजेस तो ये बेसिकली फैक्ट्री में दी जाती है, इसका मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जब लिखा हो केवल और केवल सैलरी, इसका मतलब ये ऑफिस स्टाफ को दी जाती है, ये फैक्ट्री वालों को नहीं है, या फिर ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन या परचेज नहीं है। इसलिए सैलरी को हम एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन जब आपको वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो या सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो क्या करेंगे? जब आपको वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो इसका मतलब है कि जो वेजेस है उसका कंपोनेंट ज़्यादा है सैलरी से, तभी उन दोनों को ऐड करके वेजेस को पहले लिखा गया है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, मान लो वेजेस हैं 10,000 की
और सैलरीज हैं 3000 की। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 13000। ठीक है, इस 13000 को हम बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज, बिकॉज वेजेस ज्यादा हैं सैलरी के कंपोनेंट से। और अगर आप इसको उल्टा कर दो, लेट्स से वेजेस है 3000 और सैलरी है 10,000, हैं तो टोटल 13,000 ही, पर इस बार वेजेस का कंपोनेंट कम है और सैलरी का कंपोनेंट ज्यादा है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे आएगा तो 13,000 ही जो पहले आया था, लेकिन पहले हमने इसको बोला था वेजेस एंड सैलरीज बिकॉज वेजेस वर मोर देन सैलरीज। इस बार हम इसको बोलेंगे सैलरीज एंड वेजेस बिकॉज सैलरी कंपोनेंट इज मोर देन वेजेस का कंपोनेंट। तो ये बहुत सिंपल सा है, अगर वेजेस ज्यादा हैं तो उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और अगर सैलरीज ज्यादा हैं तो उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेजेस एंड सैलरीज, इसका मतलब वेजेस पहले हैं तो इसका मतलब ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है विच गोज इन दी ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमने क्या ट्रेडिंग अकाउंट के सारे कंपोनेंट्स को डाल दिया? हाँ सर बिल्कुल डाल दिया। इसका मतलब अब हम इसका टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ये हमारा आंसर होगा क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। तो दिस विल बी 3,08,000 और 3,08,000 में से हम माइनस कर देंगे 16,200, 137,200, 12,000, 25,400, तो ये आता है 117,200 और टोटल लिख देंगे 3,08,000। तो हमारा आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट 117,200। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आना चाहिए आपको।